उत्तराखंड के सभी छात्रों को आज़ाद ग्रुप की तरफ से आपकी तैयारी को लेकर, आपकी अग्रिम परीक्षाओं को लेकर ढेर सारी शुभकामनाएं। और लगातार प्रयास किया जा रहा था कि आपके चैनल पर कार्य किया जाए, लेकिन समय व्यस्तताओं के कारण, क्योंकि बिहार राज्य विशेष दिया गया था मुझे, तो बिहार पे फोकस करने को बोला गया था, तो उसके कारण उतना पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब प्रयास है कि अब आपके जो चीज़ें हैं उनको व्यवस्थित किया जाए और आपके चैनल पर भी विधिवत कार्यक्रम मिले, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत हो, मुख्य परीक्षा के दृष्टिगत हो या करंट अफेयर्स के दृष्टिगत हो। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज से करंट अफेयर्स का जो सेशन है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब नियमित आपको ये सेशन मिलेगा, हालांकि बीच में हमें उत्तराखंड आना है, तो उस दौरान हो सकता है कि 2 से 4 दिनों का डिस्टरबेंस रहे। बाकी चीज़ें आप कह सकते हो कि विधिवत अब आपके चैनल पर देखने को मिलेंगी। करंट अफेयर्स में आज 18 प्रश्न हैं और 18 प्रश्न हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं। मैं यही चाहूँगा कि आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलें, जिससे चीज़ें आपकी और बेहतर हो सकें। तो चलिए आइए अपने विषय वस्तु की शुरुआत करते हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो बोला जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा इंस्पायर सैट 1 का संबंध किससे है। इंस्पायर सैट 1 का संबंध किससे है ये आपको बताना है। बताएं, इंस्पायर सैट 1 का संबंध किससे है ये आपको बताना है। चलिए ध्यान दीजिए और इसका जवाब आपको देना है। इंस्पायर सैट 1 का संबंध किससे है, चलिए जवाब दीजिएगा। इंस्पायर सैट 1 का संबंध किससे है। यहाँ पे क्या बोला गया है, राडार इमेजिंग उपग्रह, एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह, एक छात्र उपग्रह या चीन की नई मिसाइल तकनीक, या इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है, इसके बारे में मैंने बताया था क्योंकि दैनिक करंट अफेयर्स प्रारंभ हो चुका था जब का यह घटनाक्रम है, और उसके बाद हमने समग्रता से इस विषय वस्तु के बारे में चर्चा की थी। तो इसका जवाब आप सभी को आना चाहिए। चले फास्ट जवाब दीजिए, और जैसा कि मैंने बताया कि कम से कम 60% प्रश्नों का जवाब आपको आना चाहिए। लगभग आज की इस चर्चा में 18 प्रश्न हैं, 18 में से कम 10 प्रश्नों का जवाब आपको आना चाहिए। चले बताएं, यहाँ पे बात हो रही है इंस्पायर सैट 1 की, ठीक है। इंस्पायर सैट 1 की यदि हम बात करें तो ज़्यादा पुराना नहीं है ये, 14 फरवरी को ये मिशन लॉन्च किया गया था। अब 14 फरवरी को लॉन्च किया गया था। अक्सर पूछा जाता है, ऐसे नाम देके पूछ लिया जाता है कि इसके लिए कौन सा जो हम रॉकेट प्रयोग करते हैं कौन से क्रम का था, तो आपको बता दें PSLV C-52, याद रखिएगा PSLV C-52 के द्वारा इसको अंतरिक्ष में भेजा गया था, और इसके साथ साथ दो अन्य उपग्रह भी भेजे गए थे, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जैसे कि हम बात कर रहे हैं, बोला जा रहा है कि राडार इमेजिंग उपग्रह, क्या यह एक राडार इमेजिंग उपग्रह है, तो आपको बता दें कि आपको याद रखना है EOS, नाम याद रखिएगा, इसको नोट भी कर सकते हैं, EOS 04, EOS 04, यह भी इसी के साथ भेजा गया था, इसी मिशन में भेजा गया था, PSLV C-52 के द्वारा ही भेजा गया था। और इसमें कुल तीन उपग्रह भेजे गए थे, जिनमें से एक है आपका इंस्पायर सैट 1, ठीक है, दूसरा है आपका राडार इमेजिंग उपग्रह EOS 04, और जो तीसरा आपका है उसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह INS-2TD, INS-2TD, ये भी आपको याद रखना है। तो कहने का मतलब है कि ये जो मिशन था इसमें कुल मिला के 3 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे, जिनमें INS-2TD एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह, एक राडार इमेजिंग उपग्रह जिसको नाम था EOS 04, और एक तीसरा छात्र उपग्रह था, और छात्र उपग्रह का नाम था इंस्पायर सैट 1। तीनों भेजे गए थे अंतरिक्ष में किस रॉकेट के द्वारा, किस यान के द्वारा, तो आपको याद रखना है PSLV C-52 के द्वारा भेजे गए थे। अब जैसे हम यहाँ पे बात हो रही है कि यह एक छात्र उपग्रह है, मतलब इसको छात्रों द्वारा तैयार किया गया है, छात्र उपग्रह है, छात्रों द्वारा तैयार किया गया है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि किस संस्थान के छात्रों ने इसको तैयार किया है, ये भी आपको याद रखना है। तो आप नोट कर सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये संस्थान कहाँ पे है, ये संस्थान है तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में ये संस्थान है। और इस संस्थान के छात्रों ने
ताइवान के छात्रों के साथ मिलकर, ताइवान के छात्रों के साथ मिलकर, अमेरिका और सिंगापुर, याद रखिएगा, ताइवान, अमेरिका और सिंगापुर, इन 3 देशों के विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ मिलकर भारतीय छात्रों ने ये छात्र उपग्रह भेजा था, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो जवाब आपको मिल रहा है कि इंस्पायर सैट 1 जो है एक छात्र उपग्रह है जिसको भारत के साथ साथ ताइवान, अमेरिका और सिंगापुर के छात्रों ने मिलकर डेवलप किया था और इसको भेजा गया था किसके द्वारा? PSLV C-52 के द्वारा भेजा गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने इसको भेजा था, मतलब उस विश्वविद्यालय के छात्रों ने ही इसकी शुरुआत की थी, तो उसमें आपको याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि तिरुवनंतपुरम में है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है आपके PSLV की, यहाँ पे बात हो रही है अंतरिक्ष की। तो आप जानते हो भारत के संदर्भ में हम जब बात करते हैं अंतरिक्ष की तो नाम आता है इसरो का। इसरो की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा 1969 इसरो की जो स्थापना हुई थी, अक्सर पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें यदि कभी पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी तो आपको नाम याद रखना है विक्रम अम्बला साराभाई। ये नाम आपको याद रखना है, विक्रम अम्बला साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। और कई बार पूछा जाता है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, वह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है इसरो के संदर्भ में कि इसरो के चेयरमैन अभी तक हुआ करते थे आप जानते हैं के सिवान, अभी तक के सिवान हुआ करते थे, लेकिन जनवरी माह में जो है नया कार्यकाल मिला है यश सोमनाथ को। तो याद रखना है वर्तमान समय में इसरो के जो चेयरमैन हैं वो हैं श्री यश सोमनाथ, इनका भी नाम आपको याद रखना है। इतनी जानकारी यदि है तो निश्चित रूप से इसरो से संबंधित कोई प्रश्न आएगा या इन 3 उपग्रहों से संदर्भित कोई प्रश्न आएगा तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चले इसको बताएं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 कह रहा है फरवरी 2022 में वार्षिक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? किसकी बात हो रही है? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, इसकी बात हो रही है, बताएं। आपको बता दें 16 से 18 फरवरी के बीच, 16 से 18 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। संस्करण कौन सा है ये आप बताएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसको आयोजित कराने वाली जो संस्था है उसका नाम है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये आपको पता होना चाहिए। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ पे बात हो रही है कौन सा संस्करण था, तो इसका 21वां संस्करण था, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा संस्करण था? 21वां संस्करण, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखें इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और जब खिलाड़ी बिहार से संदर्भित हो तो प्रश्न और भी पूछे जाने की संभावनाएं राज्य विशेष में होती हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, IPL 2022 है तो खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगे, यहाँ पे शब्द याद रखिएगा, सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन रहे हैं? IPL की जो नीलामी हुई है उसमें सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन रहे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि भारतीय खिलाड़ी की बात हो रही है कि विदेशी खिलाड़ी की बात हो रही है। ठीक है, दोनों में जवाब अलग अलग होगा, यह भी आप समझते होंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है लियाम लिविंगस्टोन, ईशान किशन, रविंद्र जडेजा, सूर्य कुमार यादव या ई विकल्प इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सही है? इन चारों में से कौन सा खिलाड़ी है जिसको IPL नीलामी में सबसे महंगे दामों में खरीदा गया था? और आपको बता दें कि इनकी जो कीमत थी वो थी 15.25 करोड़। और आपको यह भी हिंट दे देता हूं, इनको मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। तो ये जो खिलाड़ी हैं मुंबई इंडियंस से संबंधित हैं, 15.25 करोड़ रुपए में इनको खरीदा है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इनका नाम है ईशान किशन, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए
कि आईपीएल 2022 की नीलामी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन रहे हैं, तो उनका नाम है लियाम लिविंगस्टोन, इनका नाम आपको याद रखना है। और लियाम लिविंगस्टोन की जब हम बात करते हैं तो पंजाब ने इनको खरीदा था, पंजाब ने इनको 11.5 करोड़ रुपए में खरीदा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, ईशान किशन और लियाम लिविंगस्टोन, ये दोनों नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहां किया गया था, बताएं। अच्छा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्रिकेट के संदर्भ में जब हम बात करते हैं। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहां किया गया था, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं, बताएं कहां पर किया गया था, ये आपको बताना है। चले बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा, कहां पर किया गया था। देखो, इसका आयोजन जनवरी और फरवरी माह में हुआ था, लगभग 14 जनवरी से 5 फरवरी के बीच इसका आयोजन हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो जनवरी और फरवरी माह के बीच में इसका आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। और सबसे पहले आपको बता दें, इसका विजेता था भारत, और भारत 5वीं बार इस सीरीज का, इस ट्रॉफी का विजेता हुआ है, यह भी आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब अंडर 19 जो विश्व कप हुआ 2022 का, इसका विजेता भारत रहा है और भारत ने 5वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था। चलें, फास्ट जवाब दीजिएगा, इसका आयोजन कहाँ किया गया था। चलें, फास्ट सभी का जवाब आना चाहिए, सभी को इसका जवाब देना है। चले बताएं। देखो, इसका आयोजन किया गया था वेस्ट इंडीज में। ठीक है, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चले इसको बताएं। फरवरी 2022 माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया। बोला जा रहा फरवरी 2022 में इनमें से किस प्रतिमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है, बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, भगवान राम की प्रतिमा या सीता माता की प्रतिमा, इनमें से किसकी प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि कोई सिक्का जारी करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि किसी मूर्ति का अनावरण करते हैं, किसी प्रतिमा का अनावरण करते हैं, तो वो संदर्भ आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो इस तरह के तथ्यों को स्वयं से भी ध्यान रखने की जरूरत है, स्वयं से भी इसको ध्यान रखिए, बताएं। चले जवाब दीजिएगा। और आपको बता दूं कि ये अनावरण 5 फरवरी को इसको राष्ट्र को समर्पित किया भारतीय प्रधानमंत्री ने, बताएं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, भगवान राम की प्रतिमा या सीता माता की प्रतिमा। एक भक्ति संत थे, उनका नाम आपने सुना होगा, एक भक्ति संत थे रामानुजाचार्य, सबने नाम सुना होगा निश्चित रूप से, रामानुजाचार्य। भक्ति संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा थी जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं की याद में किया है। मतलब देखो, भक्ति संत जैसे मैंने बोला, इनका नाम था श्री रामानुजाचार्य, इन्हीं की स्मृति में, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं की स्मृति में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। तो यदि आपसे कभी प्रश्न इस तरह भी बन जाए कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो प्रतिमा स्थापित की गई है ये किससे संदर्भित है, तो आपको बताना है रामानुजाचार्य, जो कि एक भक्ति संत थे। यदि आपसे बात कर लिया जाए कि कब इनका समय काल कब रहा है, तो 11वीं सदी जो है ये श्री रामानुजाचार्य से संबंधित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो आपको याद रखना है हैदराबाद। तो कुछ चीज़ें हैं, 2 से 3 फैक्ट हैं जो इस संदर्भ में हमें
पता होना चाहिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें, यदि इसकी ऊंचाई पूछ लिया जाए तो याद रखना है 216 फीट। और यदि आपसे पूछ लिया जाए किस प्रकार की, किस धातु से बनी है, तो पंचलौह से बनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब पंचलौह की बात आती है तो इसमें 5 धातुएं आती हैं। कौन कौन से? तांबा, जस्ता, सोना, चांदी और पीतल। सोना, चांदी और पीतल, साथ में तांबा और जस्ता, ये 5 धातुओं से मिलकर बना है, इसी को बोलते हैं पंचलौह। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी से संदर्भित यदि कोई प्रश्न अब आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, किसके जन्म की 125वीं वर्षगांठ 30 जनवरी 2022 को मनाई गई? 30 जनवरी 2022 को किसके जन्म की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है, आपको बताना है। चलें बताएं। चले फास्ट जवाब दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और जब ये वर्षगांठ मनाई गई थी तो उस दौरान भी मैंने करंट अफेयर्स में इसको पढ़ाया है, ये चीज़ें मुझे अभी भी याद हैं। मैंने उस दिन बताया था कि इसी कारण से 30 जनवरी 2022 को, क्योंकि ये वर्षगांठ मनाई गई, इसीलिए अब इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की गई है। किस रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि इंडिया गेट पर इनकी एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है, बनाई जा रही है। और ये जो प्रतिमा बन रही है ये ग्रेनाइट की बन रही है। किसकी प्रतिमा बन रही है? ग्रेनाइट की प्रतिमा बन रही है। और क्योंकि ये प्रतिमा अभी निर्माणाधीन है, इसी के चलते यहाँ पर अभी होलोग्राम प्रतिमा इनकी प्रदर्शित की जाती है प्रोजेक्टर की सहायता से। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो इसका सही उत्तर है बी विकल्प, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? बताएं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? चले बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार मैंने बताया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय था, इसलिए कई बार जब भी चर्चा होती थी अक्सर मैं बताता था। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा मैंने बदल दिया है। अभी तक ये होता था कि उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, जबकि इस प्रश्न में पूछ लिया गया है कि जो खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई, जो शिलान्यास किया गया, वह किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। योगी आदित्यनाथ, किरण रिजिजू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, या इनमें से कोई नहीं? चलें बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें, सबको जवाब देना है। कहां पर स्थापित की जा रही है? तो सबसे पहले जवाब मिल ही गया होगा कि यह स्थापित किया जा रहा है कहां पर? मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि किसके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया, तो आपको बता दें इसका शिलान्यास किया गया भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा। भारतीय प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया, ये महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए। और आपको बता दें इसके नाम की भी घोषणा हो गई है, और इसका नाम जो रखा गया है वो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, इस खेल विश्वविद्यालय का नाम रखा जाएगा मेजर ध्यानचंद के नाम पर, यह आपको पता होना चाहिए। और आप जानते होंगे जब बात आती है मेजर ध्यानचंद की तो आपको याद रखना है 29 अगस्त। 29 अगस्त क्यों याद रखना है? क्योंकि 29 अगस्त जो है ये मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है, और इसी को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। जब बात आती है मेजर ध्यानचंद की तो आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ठीक है, अब बात हो रही है हॉकी की, तो आपको पता होगा हॉकी के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था होती है उसको बोलते हैं FIH। और FIH जो हॉकी की
विश्व स्तरीय संस्था है, जो आंखिकी की वैश्विक संस्था है, उसके द्वारा वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार दिया गया वो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में भारतीयों को मिला है। पहला मिला है हरमनप्रीत सिंह, और हरमनप्रीत सिंह को ये पुरुष कैटेगरी में मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा मिला है गुरजीत कौर, ठीक है, गुरजीत कौर, और गुरजीत कौर को महिला वर्ग में मिला है। कहने का मतलब है कि FIH के जो पुरस्कारों की घोषणा की गई थी उसमें पुरुष और महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में भारतीयों को जगह मिली है। इसके साथ साथ भारतीय गोल्फर हैं जिनका नाम है सविता पूनिया महिला वर्ग में और PR श्रीजेश पुरुष वर्ग में। इन दोनों लोगों को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ गोल्फर का पुरस्कार भी दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से होनी चाहिए, ठीक है। गोलकीपर है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में पुरुष और महिला वर्ग में दोनों में पुरस्कार भारत को मिला है। देश का पहला LPG युक्त व धुआं मुक्त प्रदेश कौन सा है? देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त प्रदेश कौन सा है आपको बताना है। चलो बताएं, देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त प्रदेश कौन सा है? यहाँ पे थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा क्योंकि गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया था, ठीक है, सुशासन सूचकांक जो आया था गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में, और गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के एक कैटेगरी थी उत्तर पूर्व एवं पहाड़ी राज्य, और उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में ये राज्य टॉप पर था, ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश इसमें टॉप पर था पर्वतीय राज्यों में, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, सुशासन सूचकांक में, यह भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो जारी किया जाता है ये कब जारी किया जाता है? ये 25 तारीख को जारी किया जाता है, 25 दिसंबर को जारी किया जाता है। अब 25 दिसंबर को क्यों जारी किया जाता है? क्योंकि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है, और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसी दिन यह सूचकांक जारी किया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। जब हम सूचकांक की बात ही कर रहे हैं तो इससे संदर्भित प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें कुल 4 कैटेगरी थी। पहली कैटेगरी की यदि हम बात करें ग्रुप ए, तो ग्रुप ए में यदि हम देखें तो गुजरात इसमें टॉप पर था, ठीक है। इसके बाद ग्रुप बी की कैटेगरी थी, ग्रुप बी की जो कैटेगरी थी उसमें मध्य प्रदेश टॉप पे था, ये आपको पता होना चाहिए, MP टॉप पे था। और ग्रुप सी की जो कैटेगरी थी विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी थी, इनमें दिल्ली टॉप पर था गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। और बिहार की यदि हम बात करें तो आपको बता दें बिहार का जो स्थान था वो स्थान था 6वां, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बिहार की जब हम बात करते हैं तो 6वां स्थान था। 3 कैटेगरी ये हो गई, और चौथी कैटेगरी हिमालय या पर्वतीय राज्यों की थी जिनमें हिमाचल प्रदेश टॉप पर था। चलें इसको बताएं, हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है आपको बताना है। चलें जवाब दीजिएगा। यहाँ पर भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। पिछले दिनों एक स्वास्थ्य प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया था, और स्वास्थ्य प्रदर्शन सूचकांक में ये राज्य जो है ये टॉप पर था, मतलब यहाँ के मेडिकल सेक्टर जो है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बहुत ही उत्तम है, और ये राज्य था केरल। तो इसी प्रकार से केरल हाईकोर्ट ने ये मुहिम छेड़ी है, और इसका सही जवाब हो जाता है केरल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। केरल हाईकोर्ट जो है देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और स्वास्थ्य सबसे बेहतर यदि हम बात करें स्वास्थ्य सूचकांक ये था, तो समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन जो है सबसे बेहतर था केरल का, और सबसे यदि हम बात करें निम्न स्तर का जो स्वास्थ्य प्रदर्शन सूचकांक था वो था उत्तर प्रदेश का, यह भी आपको पता होना चाहिए। और जब बात हम उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश से संदर्भित कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जैसे झांसी है, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है झांसी। पहले झांसी रेलवे स्टेशन हुआ करता था, अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है,
और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक आईआईटी संस्थान है जिसको बोलते हैं आईआईटी कानपुर, ठीक है। और आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे और वहां पर इन्होंने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री जो है उसकी शुरुआत की है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री देने वाला संस्थान भारत का पहला संस्थान कौन सा है, तो आपको बताना है आईआईटी कानपुर, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दीक्षांत समारोह में गए हुए थे जहां इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसको बताएं, पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। देखो, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, मतलब आप तो नहीं हैं अभी, ठीक है, यदि आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी होगा और उसको पेंशन मिलती होगी, यदि पेंशन मिलती होगी तो वर्तमान समय में उसको प्रतिवर्ष एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ता है संबंधित संस्था के समक्ष कि भाई मैं जीवित हूं, मुझे पेंशन अभी दी जाए। तो वो जो सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ता था, इस राज्य ने क्या कर दिया है कि अब इसके लिए डिजिटल, कहीं आपको किसी कार्यालय में भटकने की जरूरत नहीं है, इसका प्रमाणन डिजिटली हो जाएगा और ये एक प्रकार से बेहतर मुहिम कही जा सकती है। तो बोला जा रहा है कि ये जीवन प्रमाण पत्र जो है इसको इसके सत्यापन के लिए डिजिटल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, आपको बताना है। चलें बताएं। और ये राज्य वही है जहां पर अभी हाल ही में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की गई है। ये राज्य वही है जहां पर आगामी हॉकी विश्व कप खेला जाएगा, ठीक है। अब हॉकी विश्व कप से सब जान गए होंगे, ये राज्य वही है जो भारतीय हॉकी को प्रायोजक करता है। तो ये राज्य है ओडिशा। ओडिशा अब नहीं लिखा जाता है, अब लिखा जाता है ओडिशा। तो इस शाब्दिक त्रुटि को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। तो ओडिशा इसका सही उत्तर है। अब आपको बताना है, आपका होमवर्क है कि उड़ीसा में जो हॉकी विश्व कप खेले जाएंगे ये किन 2 स्टेडियमों में खेले जाएंगे, ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, आपको बताना है। चलो बताएं। महेंद्र नाथ पांडे, हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। देखो, ये उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसको बताएं। अटल नवाचार रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। अटल नवाचार रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। देखो, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। ARIIA 2021 रैंकिंग के बारे में मैंने आपको बताया था और इस रैंकिंग में ओवरऑल बोला जा रहा है शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ, आपको बता दें। केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के जो तकनीकी संस्थान हैं उनमें यदि हम देखें तो जो टॉप स्थान पर विद्यमान संस्थान है वो आपका है IIT मद्रास, ठीक है। IIT मद्रास, ये आपको याद रखना है। IIT मद्रास लगातार इनमें टॉप पर है और IIT मद्रास लगातार तीसरी बार टॉप पर है, यह भी आपको पता होना चाहिए। लगातार तीसरी बार टॉप पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको याद रख लेना है। यदि पूछ लिया जाए कि जारीकर्ता कौन होता है तो शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। चलें इसको बताएं। सुशासन सूचकांक 2021, जिसके बारे में अभी हमने डिटेल में चर्चा किया था, तो यहाँ पे बोला जा रहा है सुशासन सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया था, बताएं। 25 दिसंबर को सुशासन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया था, आपको बताना है।
और सुशासन सूचकांक का जो केंद्रीय विषय वस्तु होता है वो बोला जाता है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। और इस बार 10 क्षेत्र और 58 संकेतकों का इसमें प्रयोग किया गया। याद रखिएगा, 10 क्षेत्र में 58 संकेतकों का प्रयोग करके ये रैंकिंग तैयार की गई है। और पिछली बार यदि हम बात करें 2019 में, तो 2019 में जो संकेतक थे उनकी यदि हम बात करें तो इसमें 50 संकेतक हुआ करते थे, लेकिन इस बार 58 संकेतकों पर इसकी घोषणा की गई है। बताएं किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया था भारतीय गृह मंत्री द्वारा। ठीक है, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। देखो, प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको उसी संदर्भ में तैयार करता हूं कि गलतियां ना हो और आप आसानी से किसी भी संदर्भ में प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप जवाब दे सकें। इसको बताएं, हाल ही में किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। पहले बता दे रहा हूं, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने इस विधेयक को पारित किया है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कई सारे राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो बहुत सारे राज्य हैं। झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने ये अधिनियम पारित किया है, यह विधेयक पारित किया है। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट कौन सा है। तो इस ग्रुप में शामिल हो गया है कर्नाटक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। इसको बताएं, हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड से अफस्पा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने के लिए एक 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन से हैं? बोला जा रहा है अफस्पा, जिसको बोलते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के लिए 5 सदस्यीय एक पैनल का गठन किया गया है। आपसे बोला जा रहा है कि इसके प्रमुख कौन है, मतलब ये जो 5 सदस्यीय पैनल बनाया जा रहा है इसका हेड कौन है, ये आपको बताना है। चलें बताएं, यहाँ पे 4 नाम आपको दिए हुए हैं, तो बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें, फास्ट जवाब, सबका जवाब आना चाहिए, सबका जवाब आना चाहिए। चलो देखो, यहाँ पे यदि हम बात करें तो क्या बोला जा रहा है आपसे, हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड से अफस्पा हटाने के लिए एक 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन हैं? अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपको बता दें इसके अध्यक्ष हैं विवेक जोशी। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। विवेक जोशी के बारे में आपको बता दें कि महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं ये हमारे, और इन्हीं को इसका प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, अब बात हो रही है नागालैंड की, क्योंकि अफस्पा जो विवादित रहा है ये नागालैंड की बात हो रही है। नागालैंड के बारे में आप जानते होंगे, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है, एक त्यौहार जिसका नाम है हार्नबिल त्यौहार, ये आपको पता होगा। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं नागालैंड के, तो नागालैंड के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की महत्वपूर्ण है, जैसे इंटांकी नेशनल पार्क, ये कब अक्सर पूछा जाता है, इंटांकी नेशनल पार्क। इसके बाद रंगा पहर, याद रखिएगा, रंगा पहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी अक्सर पूछी जाती है। इंटांकी हो गई, रंगा पहर हो गया, फकीम हो गया, सिंगफन हो गया, इसमें आप नोट कर सकते हो फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंगफन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है। जिस राज्य के बारे में आप अध्ययन करें उस राज्य से जुड़े हुए, जैव विविधता से जुड़े हुए, पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी मुद्दे आते हैं, यदि कोई जुड़ा हुआ है जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता हो, तो उसको आप देख लिया करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कहां पर गीता, यहां पे बीता लिखा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये बात हो रही है गीता,
कहाँ पर गीता शोध संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी गई है? हाल ही में कहाँ पर गीता शोध संस्थान के स्थापना को मंजूरी दी गई है, आपको बताना है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर गीता शोध संस्थान के स्थापना की मंजूरी दी गई है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि इस राज्य का जो जलीय जीव है वो है सिंधु नदी डॉल्फिन। सिंधु नदी डॉल्फिन इस राज्य का जलीय जीव है। और सिंधु नदी डॉल्फिन क्योंकि ब्यास नदी में पाई जाती है, और ब्यास नदी की जब बात करते हैं तो नाम आ जाता है संबंधित राज्य का पंजाब। तो इसका सही उत्तर है पंजाब। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। पंजाब के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर 6 प्रमुख आपको याद रखना है रामसर साइट हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनमें 3 पहले थे, जैसे रोपण, हरिके और कंजली। ये आपको पता होना चाहिए। रोपण, हरिके, कंजली, ये आपको पता होना चाहिए। ये पहले यहाँ पे रामसर साइट हुआ करते थे, लेकिन एक वर्ष पूर्व यहाँ पे 3 और जोड़े गए, जिनमें नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केशोपुर मियानी संरक्षण रिजर्व और साथ ही साथ ब्यास संरक्षण रिजर्व। तो ब्यास संरक्षण रिजर्व, केशोपुर मियानी संरक्षण रिजर्व, साथ ही साथ नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 3 और जोड़े गए। और कुल मिलाकर पंजाब में आज की तिथि में 6 रामसर साइट आपको देखने को मिलते हैं। पूरे भारत की यदि हम बात करें कि पूरे भारत में कितने रामसर साइट देखने को मिलते हैं, तो आज की तिथि में पूरे भारत में 49 रामसर साइट देखने को मिलते हैं, जिनमें जो 2 नवीनतम हैं उनकी यदि हम बात कर लें तो एक है वखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा जा सकता है। और दूसरा जो यहाँ पे आपको याद रखना है खिजड़िया, ठीक है, खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलता है गुजरात में, वखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से धीरे धीरे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसको बताएं, हाल ही में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर पहले इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? बात हो रही है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे की यदि हम बात करें तो गाजियाबाद मेरठ से होकर जाता है, और इसका सही जवाब है गाजियाबाद। गाजियाबाद में एक क्षेत्र पड़ता है डासना, जहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो याद रखना है गाजियाबाद के डासना में। आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी है? मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है, आपको बताना है। चलें बताएं, मां उमिया धाम परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आपको बता दें कि मां उमिया धाम की यदि हम बात करें तो मां उमिया जो हैं ये कदवा पाटीदार, याद रखिएगा, कदवा पाटीदार, कदवा पाटीदार ये जो संप्रदाय है इसकी अधिष्ठात्री देवी कही जाती है मां उमिया। और कदवा पाटीदार की जब हम बात करते हैं तो पाटीदार ज़्यादातर गुजरात में आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो स्थापना की गई है, इस परियोजना की जो आधारशिला रखी गई है वो गुजरात में रखी गई है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर किस स्थान पर रखा गया है तो सोला नामक एक स्थान पड़ता है, सोला नामक स्थान पड़ता है अहमदाबाद में, याद रखिएगा अहमदाबाद में। तो सोला नामक स्थान जो अहमदाबाद में पड़ता है वहाँ पर कदवा पाटीदार संप्रदाय की अधिष्ठात्री देवी जो है मां उमिया, इनसे संबंधित एक विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, तो आज के लिए 18 प्रश्न लगभग थे, और इन 18 प्रश्नों में से यदि आपने 10 प्रश्न का भी सही जवाब दे पाए होंगे, 10 प्रश्न का भी जवाब आपको आ रहा होगा, तो आप कह सकते हो आपकी स्थिति ठीक ठाक है, थोड़ा सा और फोकस करने की ज़रूरत है। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो यहीं पे समाप्त होती है, और जो आपका जीएस खंड है वो बहुत जल्द ही आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि कल आपको वो खंड देखने को मिलेगा। तो अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।